चलें, स्टार्ट है। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों को जुडिशरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में, हमें उस पर फोकस करना है। और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से काफ़ी। तो मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, इमर्जिंग इश्यूज रिलेटेड विथ मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा से संबंधित मुद्दों को एक एक करके हमको यहाँ पर देखना है। पहला जो सबसे बड़ा डिबेट आता है वह जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर आता है। बोला जाता है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, न्यायिक नियुक्तियां हैं, इस लेवल पर कई तरीके की प्रॉब्लम देखी जा रही है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो है, जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल जो सुप्रीमेसी है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, उसको दिखाती है। और यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है, एक दौर था जब एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी होती थी, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट से ही जुडिशरी के का इंडिपेंडेंस जो नेचर है वो स्टेब्लिश होता है। अगर सही व्यक्ति, मेरिटोरियस व्यक्ति अगर वहां पर नहीं जाएंगे तो फिर जुडिशरी का जो अपना इफेक्ट है, जुडिशरी का जो अपनी लेजिटिमेसी है, वो खत्म होते जाएंगे। तो न्यायिक नियुक्ति से संबंधित जो विवाद हैं, हमें इनको देखना है। यानी डिस्प्यूट रिलेटेड विद जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो हैं, हमें उस पर आज यहाँ पर पहले देखना है। अब सवाल यहाँ पर कुछ छोटे छोटे वहाँ पर बनेंगे। पहली चीज है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर इतना ज़्यादा डिस्प्यूट क्यों है, न्यायिक नियुक्तियों पर विवाद क्यों है। अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर जो है वह डिस्प्यूट देखें कि आखिर वजह क्या है, रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या हैं इसके पीछे, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के डिस्प्यूट के पीछे, तो वहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला जो सबसे बड़ा यहाँ पर डिस्प्यूट आ रहा है वो आता है एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट, कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है सुप्रीमेसी है या जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वहाँ पर है। तो इनके बीच का एक जो है ये डिस्प्यूट यहाँ पर आता है। तो ये डिस्प्यूट कहता क्या है? ये कहता है 93 के पहले, 93 के बिफोर 93 जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, न्यायिक नियुक्तियों में एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी देखने को मिलती थी। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की सर्वोच्चता देखने को मिलती थी। एग्जीक्यूटिव जो है सुप्रीमेसी यहाँ पर देखने को मिलती थी, कार्यपालिकी सर्वोच्चता देखने को मिलती थी। अब एक चीज और यहां पर जो समझने वाली बात है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है उसमें एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी जो देखी जाती थी वो कैसे देखी जाती थी? प्रेसिडेंट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर वह जजेस को अपॉइंट करते थे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहता था कि प्रेसिडेंट को इसके लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट के कुछ जजेस से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये क्लियरिटी नहीं थी कि जो कंसल्टेशन होगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगा या नहीं होगा। तो इसका यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जो एग्जीक्यूटिव ने उस वक्त किया था कि यह कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है उनके लिए। तो प्रेसिडेंट वह लॉ मिनिस्टर जो हमारे हुआ करते थे, उनके एडवाइस पर ही वह जजेस को अपॉइंट करते थे। तो एक तरीके से जो कार्यपालिका है वो जजेस को अपॉइंट करती थी। और आप देखते हैं कि अमूमन हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो या फिर किसी अदर राइट का वायलेशन हो, हम अक्सर अपना आरोप लगाते हैं, हम यहाँ पर जो है वह विरोध करते हैं सरकारों का।
कि कई बार गवर्नमेंट जो है गलत तरीके से अरेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट गलत तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रही है, फेवरिज्म कर रही है, ऐसा हम देखते हैं। तो कई बार हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसकी पॉलिसी, उसके बिल, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जुडिशरी में जाना होता है। और जब हम जुडिशरी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ एक ऐसा जज है जो एग्जीक्यूटिव के प्रति लॉयल है, क्योंकि उन्होंने ही उनको अपॉइंट किया है। तो आप बताइए कि क्या इससे जस्टिस यहाँ पर इंश्योर हो पाएगा, या जस्टिस डिनायल जैसे कंडीशन यहाँ पर आ जाएंगे, न्याय मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो पहला प्रॉब्लम जो आता है, जो 93 के पहले था, वो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी का था, जहां पर यह देखा जाता था कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपाल की सर्वोच्चता देखी जाती थी। यह वह दौर था जब यहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वह एडवर्सली वह अफेक्टेड था, यानी न्यायिक स्वतंत्रता प्रतिकूल रूप में प्रभावित यहां पर थी। यह वह दौर था जब न्यायिक स्वतंत्रता वह प्रतिकूल रूप में एडवर्सली जो है वह प्रभावित हो रही थी, क्योंकि कार्यपालिका ही जो है वह यहां पर वह जजेस को अपॉइंट कर रही थी। यह वह दौर था जब कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में देखा गया था, प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा। यह कमिटेड जुडिशरी का यह कंसेप्ट क्या था कि जहां पर जो है ये एक्सपेक्टेशन किया जाता था कि जुडिशरी जो है वह गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दे, न्यायपालिका से सरकार के पक्ष में निर्णय की आशा की जाती थी। हम जुडिशरी से यह एक्सपेक्ट करते थे कि वह गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दे, तो न्यायपालिका से सरकार के पक्ष में निर्णय की अपेक्षा की जाती थी। यही कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट हुआ करता था। तो पहला जो डिबेट शुरू हुआ जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी या जुडिशियल सुप्रीमेसी। जब एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी होगी तो प्रॉब्लम ये दोनों आएंगे, जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होगा, और कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट आएगा, और यहां पर जो है जुडिशरी की जो लेजिटिमेसी है वह यहां पर प्रभावित होगी। दूसरी ओर 93 के बाद, यानी आफ्टर 93 सिचुएशन चेंज हुआ, कॉलेजियम का कंसेप्ट आया और कहा गया कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मिलकर वह कंप्रोमाइज होगा, वह उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन होगा, और यही कॉलेजियम जो कंसल्ट यहाँ पर इसे प्रेसिडेंट करेंगे, इसी के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। यानी अब प्रेसिडेंट अपने लॉ मिनिस्टर के एडवाइस पर वह अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को जज नहीं बना सकते हैं। अब कॉलेजियम के बिना अप्रूवल के कोई जज नहीं बनेगा। यानी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में अब चीजें बदल चुकी थी। न्यायिक नियुक्तियों में अब न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जुडिशियल सुप्रीमेसी देखी जा रही थी। न्यायिक नियुक्तियों में न्यायिक सर्वोच्चता देखी जा रही थी, जुडिशियल सुप्रीमेसी यहां पर देखी जा रही थी। यहां पर यह देखा गया कि जजेस के जो कॉलेजियम था, न्यायाधीशों का जो कॉलेजियम था, न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श, न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श पर ही प्रेसिडेंट जो हैं राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होने लगी, और यहां पर कॉलेजियम का जो कंसल्टेशन था अब वो बाइंडिंग हो गया था प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन 93 के बाद जब यह कॉलेजियम सिस्टम आया तो इस कॉलेजियम सिस्टम का जो है काफी विरोध किया गया। तो कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना क्यों की जाने लगी? ये जो कॉलेजियम सिस्टम था इसको क्रिटिसाइज किया गया, कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना की गई। तो कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना क्यों की गई? तो कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना कई आधारों पर की जा रही थी। सबसे पहला प्रॉब्लम यह था कि जो कॉलेजियम सिस्टम था यहां पर इसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन मार्क उठते थे। यह कॉलेजियम का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं था नहीं,
न कोई पार्लियामेंट्री एक्ट इसके लिए आया था। ये तो जुडिशरी का सेल्फ इंटरप्रिटेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अपने फेवर में उसने दिया हुआ था अपनी पावर को ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो पहली चीज जो है इसकी लीगैलिटी पर, इसकी लेजिटिमेसी पर, इसकी वैधानिकता पर प्रश्न, किसकी, कॉलेजियम की, इसकी वैधानिकता पर प्रश्न उठाए जाने लगे। और क्यों उठाए जाने लगे? क्योंकि न तो संविधान में यह कहीं मेंशन था और न किसी संसदीय कानून में। क्योंकि न तो संविधान में और न ही किसी संसदीय कानून में इसका उल्लेख था और ना ही किसी संसदीय कानून में इसका उल्लेख था। तो ये एक पहला प्रॉब्लम आया कि कॉलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ क्योंकि इसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन उठा कि यह न तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था और न ही किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा लाया गया था। तो यह आर्बिट्रेरीनेस ऑफ जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि यह न्यायपालिका की मनमानी व्याख्या के रूप में इसको देखा गया। दूसरा जो प्रॉब्लम यहां पर आया कि कॉलेजियम में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती थी वह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की गैर पारदर्शी प्रक्रिया यहां पर दिखती थी। जो अपॉइंटमेंट था वह अपॉइंटमेंट का वह नॉन ट्रांसपेरेंट जो है प्रोसीजर दिखता था, गैर पारदर्शी जो है वह प्रक्रिया दिखती थी। क्योंकि इसके जो डिसीजन होते थे, कॉलेजियम के डिसीजन कॉन्फिडेंशियल होते थे, पब्लिकली जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। इसके डिसीजन वहां पर जो है कॉन्फिडेंशियल होते थे। किन स्टैंडर्ड पर किसी जज को वो अपॉइंट कर रहे हैं ये क्लियर नहीं होता था। मानक व मानदंड, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स जो थे वह अनक्लियर थे। मानक और मानदंड जो हैं अस्पष्ट थे। नॉर्म्स और स्टैंडर्ड जो है अपॉइंटमेंट के वह अनक्लियर यहां पर थे। न ही इसकी मीटिंग्स की कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता था कब इसकी मीटिंग होनी है। इसकी बैठकों की कोई जानकारी नहीं होती थी यहां पर। और यहां तक कि इसका कोई अपना सेक्रेटरिएट नहीं होता था। सेक्रेटरिएट बहुत जरूरी होता है अगर इस तरीके का आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर 100 लोगों में से वह 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो 100 लोगों का बैकग्राउंड, 100 लोगों का एक्सपीरियंस, 100 लोगों का केस डिलीवर करने की कैपेबिलिटी, ये सब आपको उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा। और ये जज नहीं करेंगे, ये उनका स्टाफ करेगा जो सेक्रेटरिएट में बैठता है। तो इसका सचिवालय भी नहीं था कॉलेजियम का। ये कैसे करते थे, ये अपने आप में जो है यहां पर एक सवाल होता था। तो ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से यहां पर वह अपॉइंटमेंट किए जा रहे थे। ये बिल्कुल कॉलेजियम जो है सिस्टम अच्छा सिस्टम तो नहीं माना जा सकता। तीसरा प्रॉब्लम था नेपोटिज्म का, यानी भाई भतीजावाद। जो यहां पर अपॉइंटमेंट होते थे उसमें नेपोटिज्म हावी था। मेरिट इग्नोर किया जाता था। नियुक्तियों में योग्यता की उपेक्षा होती थी। यानी जो मेरिट था वो इग्नोरेंट था कि योग्यता को से कोई लेना देना नहीं। यहां पर जो फेवरिज्म था, भाई भतीजावाद और पक्षपात, ये देखा जाता था कॉलेजियम में। मेरिट इग्नोर वहां पर किया जाता था और इस वजह से वह क्वालिटी ऑफ जस्टिस भी अफेक्ट होती थी। यानी न्याय की गुणवत्ता भी क्या है, वह प्रभावित होती है। इससे न्याय की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी देखा जाता था कि कॉलेजियम जो है उसके कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो चुका था। यह कॉलेजियम ही व्यवस्था थी, तो कॉलेजियम के कारण जो है यह दिखाई देता था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो है वह संघर्ष, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष देखे जाते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी देखा जाता था। क्यों? कॉलेजियम की वजह से न्यायपालिका के बीच संघर्ष।
और इसकी वजह से जो है, जो सबसे यहां पर गलत होता था वो ये देखा जाता था कि जस्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट में अननेसेसरी डिले होता था, न्यायिक नियुक्तियों में विलंब बहुत देखे जाते थे, कई बार न्यायिक पद जो हैं वैकेंट रह जाते थे। अभी भी देखा जाता है, अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस वैकेंट हुए और वो वैकेंट काफी महीनों तक बने रहे। क्यों? कॉलेजियम कोई नाम जो है शॉर्टलिस्ट करके देता था प्रेसिडेंट को, सरकार मना कर देती थी कि हमें इन्हें जज नहीं बनाना है, फिर से कॉलेजियम उसी नाम को देती थी, फिर वहां पर प्रेसिडेंट वहां पर मना कर देते थे। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हमें देखना है तो जस्टिस जोसेफ के साथ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस रहे, केरल कोर्ट में जस्टिस रहे, तो वहां पर कॉलेजियम ने उनका नाम रिकमेंड किया, तो यहां पर जैसे उनका नाम रिकमेंड हुआ तो प्रेसिडेंट ने यहां पर बोला कि नहीं, इनका नाम जो है वो सही नहीं है, उन्होंने वापस कर दिया। जब वापस किया तो कॉलेजियम ने फिर से उन्हीं का नाम वापस भेज दिया, प्रेसिडेंट की तरफ से फिर से वो मना कर दिया गया कि नहीं, इनको यहां पर नहीं रखना है। तो इस तरीके से 3-4 बार ये सारा प्रोसेस हुआ, तो ये अननेसेसरी का जो है वह जुडिशियल डिले यहां पर देखा गया। तो ये अपने आप में जो है सबसे बड़ा इशू रहा यहां पर, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है यहां पर उसमें डिले हो रहा था। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड रहा। हालांकि इसके बावजूद अगर ये देखा जाए कि क्या वाकई यह जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स रहा कॉलेजियम के थ्रू, ये बहुत गलत था, यानी कि यहां पर जो है कॉलेजियम ने जो है वह बिल्कुल गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किया है, तो ऐसा भी नहीं है। कॉलेजियम व्यवस्था भले ही जो है यहां पर वह बहुत इफेक्टिव नहीं रही या क्रिटिसिज्म का शिकार हुई, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था ने कुछ अच्छी चीज कर दी। लेकिन कॉलेजियम के फेवर में भी तर्क दिए जाते हैं, इन द फेवर ऑफ कॉलेजियम, कॉलेजियम के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। और यहां पर बोला जाता है कि कॉलेजियम जो है वह न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश करने में कॉलेजियम ने बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले किया। न्यायिक स्वतंत्रता की स्थिति को बहाल किया, किसने किया? कॉलेजियम ने। और ऐसा क्यों? न्यायिक स्वतंत्रता की स्थिति को बहाल यहां पर किया क्योंकि यह वह दौर था जब यह देखा जाता था कि हमारे यहां पर जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव था वह पैसिवनेस के दौर से चल रहे थे, निष्क्रिय हो चुके थे। 90 के दशक में यह कॉलेजियम का कंसेप्ट आया था। 90 के दशक में संसद में अपराधियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, नए कानून, नई नीतियां कम हो गए थे, सरकारें वह मेजॉरिटी की नहीं होती थी, अनस्टेबल सरकारें आनी शुरू हो चुकी थी। और इस दौर में यह देखा जा रहा था कि करप्शन अपने पीक पर था, बैड गवर्नेंस की स्थिति देखी जाती थी देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों में। इस दौर में जुडिशरी ने कॉलेजियम का कंसेप्ट दिया था, यह जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर था, यह न्यायिक सक्रियता का दौर था। न्यायिक सक्रियता के दौर में कॉलेजियम आया था। कॉलेजियम कब आया? जुडिशियल एक्टिविज्म का जो है न्यायिक सक्रियता का परिणाम, इट इज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। कॉलेजियम न्यायिक सक्रियता का परिणाम था और इसका पर्पस था कि यहां पर इस दौर में विधायिका और कार्यपालिका के जो टायरनी, जो यहां पर आर्बिट्रेरीनेस था, उस पर जो है चेक करने का यह एक प्रयास था। यहां पर कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर, यानी कार्यपालिका के आर्बिट्रेरीनेस पर वह एक तरीके का कंट्रोल था। यह एक चेक था, एक कंट्रोल था कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश के रूप में इसको हम देख सकते हैं। यह वह दौर था जब कॉलेजियम ने यहां पर कमिटेड जुडिशरी के कंसेप्ट को खत्म कर दिया और एक एक्टिव जुडिशरी जो है यहां पर आई। इसे एक लोकतांत्रिक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर जो है वह प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है, अब न्यायपालिका की प्रतिबद्धता जो है वह कॉलेजियम की वजह से, अब न्यायपालिका का जो कमिटमेंट था, न्यायपालिका की प्रतिबद्धता कार्यपालिका के लिए नहीं रही,
अब उसका कमिटमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं था, वहां पर अब इसका कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था, लोगों के लिए था, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया के लिए था, बल्कि संविधान और लोगों के लिए यहां पर जो है हो चुका था। तो इसलिए यहां पर जो है यह देखा जाता था। लेकिन हमने कहा कि जुडिशियल करप्शन की बातें उठने लगी कॉलेजियम की वजह से, कॉलेजियम को क्रिटिसाइज किया जाना लगा, कहा गया कि ये बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में कॉलेजियम जो है यहां पर खत्म करने की मांग हुई। तो कॉलेजियम की जगह पर तो यहां पर जो है, लेकिन 2014 में यह देखा गया कि कॉलेजियम के स्थान पर एक नया कंसेप्ट आया। कॉलेजियम के स्थान पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। नियुक्ति आयोग इसे कहते हैं कि यहां पर NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया कि अब इससे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। क्यों लाया गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या था, NJAC क्यों लाया गया और इसका क्या इंपॉर्टेंस था? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर था कि यह ज्यादा डेमोक्रेटिक और लेजिटिमेट था। डेमोक्रेटिक और लेजिटिमेट इसलिए था कि यह 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन NJAC था। तो यह जो है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संवैधानिक जो है निकाय था, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, संवैधानिक निकाय था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था, इसलिए अधिक यह वैलिड था, यह ज्यादा जो है वैलिड था, ज्यादा यह यहां लेजिटिमेट था। तो ये एक तो पहला NJAC के फेवर में ये आर्गुमेंट दिया जाता है। दूसरा, NJAC में न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध नहीं बल्कि संतुलन। फर्स्ट फेज में हमने देखा एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी, सेकंड फेज में जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो थर्ड फेज में दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। तो यह देखा गया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, न्यायिक नियुक्तियों में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन, एग्जीक्यूटिव और यहां पर जो है जुडिशरी के बीच जो है बैलेंस यहां पर बनाने की कोशिश की गई कि एक संतुलन यहां पर स्थापित हो। क्योंकि NJAC में अगर आप देखेंगे तो NJAC में वह दोनों का क्या है रिप्रेजेंटेशन है। NJAC में वह न्यायपालिका जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव और सिविल सोसाइटी, दो इमिनेंट पर्सन भी हैं, और नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व देखा जाता। सिविल सोसाइटी का जो है रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिखाई देता। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सोसाइटी, तो ये NJAC का एक बड़ा अच्छा फीचर माना गया। तीसरा, NJAC में जो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट था वो बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास किया गया था। जो प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति की प्रक्रिया, वह क्लियर और ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट व पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया था। क्लियर और ट्रांसपेरेंट यहां पर बनाने का प्रयास किया गया था। तो इस वजह से भी ये बेहतर माना जा रहा था। इसमें कहा जा रहा था कि अगर किसी को भी जज के रूप में अपॉइंट करना है तो 5 साल में उसके रिकॉर्ड देखेंगे, उसके मेरिट को देखेंगे और उसकी इंटीग्रिटी को देखेंगे। 2 ग्राउंड बनाए जा रहे थे कि मेरिट और इंटीग्रिटी के आधार पर ही किसी को जज बनाया जाएगा। चौथा, इसके फेवर में एक और आर्गुमेंट दिया गया कि यहां पर जो है वह चूंकि जुडिशरी के ही 3 मेंबर हैं, तो यह जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंसी के अगेंस्ट नहीं है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो इससे प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि इस NJAC में 6 मेंबर हैं और 6 में 3 मेंबर कहां से हैं, जुडिशरी से। तो न्यायिक स्वतंत्रता की धारणा के विपरीत नहीं है।
यह जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट नहीं है, न्यायिक स्वतंत्रता की धारणा के विपरीत नहीं। यहां पर जो है, और इसके पीछे आर्गुमेंट क्या दिया गया कि आयोग में 3 मेंबर्स जो हैं वह जुडिशरी से हैं। आयोग में 3 सदस्य जो हैं वो यहां पर न्यायपालिका से थे, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 अदर जजेस। तो इसलिए जो है ये माना गया। और अंतिम यहां पर बोला गया कि अदर डेमोक्रेटिक कंट्री इंक्लूडिंग यूएस, ब्रिटेन, कहीं भी दुनिया में आप जाएंगे तो जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बोला गया कि अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, अन्य लोकतांत्रिक देशों में, अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, अन्य लोकतांत्रिक देशों में न्यायिक नियुक्तियों में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में यहां पर जो है वह कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता, कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सब कुछ आर्गुमेंट यहां पर दिए गए। अब सवाल ये है कि आज जो है वह करंट सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन ये है कि एनजेएसी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन यहां पर देखा गया कि 2015 में 4th जजेस केस यानी चौथे, या इसको एनजेएसी केस कहिए, 4th जजेस केस या एनजेएसी केस में एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर जो है डिक्लेयर कर दिया। किसने? जुडिशरी ने, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब सवाल यह है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, जबकि इसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। जुडिशरी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर बोल रही है। जुडिशरी का कहना है कि भाई एक समय था जब आप ही लोग अपॉइंटमेंट करते थे और कमिटेड जुडिशरी की बात करते थे, गवर्नमेंट के फेवर में बोलो, तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए पहली चीज तो यह है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में आना ही नहीं चाहिए। हमारे आर्टिकल 50 में भी लिखा गया है डीपीएसपी में कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी सेपरेशन ऑफ पावर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यह एनजेएसी उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। यह आधारभूत ढांचे की धारणा के खिलाफ है। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, यह उसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि जजेस के अपॉइंटमेंट में हमने लॉ मिनिस्टर को रखा हुआ है। एनजेएसी में एक मेंबर कौन है? लॉ मिनिस्टर। दूसरा इनका कहना था कि यह बताइए कि एनजेएसी में जो 2 लोगों को आप यहां पर लेकर आएंगे इमिनेंट पर्सन के रूप में, वो इमिनेंट पर्सन असल में कोई एक पॉलिटिकल पर्सन होगा। वो आप ही लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर और एलओपी आपस में मिलकर वह किसी को यहां पर जो है इमिनेंट पर्सन के रूप में अपॉइंट कर देंगे। तो इससे आपके ही हाथ में जो है मेजॉरिटी होने वाली है। 3 अगर जुडिशरी के लोग हैं तो 3 आपकी तरफ भी रहेंगे। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन यहां पर हो जाएगा। दूसरा, एनजेएसी का एक प्रोविजन था जिस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन जुडिशरी का था। उस प्रोविजन में यह कहा गया था कि अगर किसी अपॉइंटमेंट को लेकर 2 जजेस ने वह कंसेंट नहीं दिया या 2 जजेस जो हैं नेगेटिव ओपिनियन देते हैं तो वह अपॉइंटमेंट नहीं होगा। केवल 2 मेंबर, केवल 2 मेंबर। यानी अगर लॉ मिनिस्टर और एक कोई इमिनेंट पर्सन एक साथ हो जाए तो एक तरीके का इनडायरेक्टली इनके पास वीटो आ गया है, भले ही तीनों जज जो हैं वो ये मानते हो कि नहीं ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रोविजन एनजेएसी में थे कि जिस पर जुडिशरी को शक था कि यह जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ होगा। तो पहला यह बोला गया कि यह सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, का उल्लंघन है। और ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव की जो है का इंटरवेंशन बढ़ रहा था। क्योंकि इससे जो है न्यायिक नियुक्तियों में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, न्यायिक नियुक्तियों में
कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस बढ़ता, कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता। तो एक तो यहां पर यह बोला गया था। दूसरा इन्होंने कहा कि इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो अफेक्टेड होगा, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो न्यायिक स्वतंत्रता जो है, न्यायिक स्वतंत्रता, इसी केस में बोला गया था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है। यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। और यहां पर जो है एनजेएसी उसे कमजोर करती है। एनजेएसी जो है इसे कमजोर कर रही है, इसलिए हम इस एनजेएसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि यह जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। और तीसरा जो है यहां पर कॉलेजियम सिस्टम को इन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा आप इतना कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पिछले 2-3 डिकेड्स में जुडिशरी ने जितना एक्टिवली काम किया उतना किसी ने काम नहीं किया है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि इस पूरे 3 दशक में जुडिशरी ने जितना फेथ सिटीजन्स का गेन किया है भारत में किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने नहीं किया होगा। और यह इसलिए क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम ने ही ऐसे ऐसे मेरिटोरियस जजेस को यहां पर दिया है जिन्होंने एक से एक जो है रिमार्केबल डिसीजन दिए हैं। तो ये केवल कह देना कि जुडिशरी पर जो है वह यहां पर मिसट्रस्ट करते हुए कि केवल नेपोटिज्म, फेवरिज्म है और मेरिट को यहां पर पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। तो यहां पर कहा गया कि कॉलेजियम व्यवस्था में, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत नियुक्त अनेक न्यायाधीशों द्वारा वह रिमार्केबल डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए गए, लैंडमार्क डिसीजन दिए गए, निर्णय दिए गए और संविधान के संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में वो काम करते रहे। संविधान के संरक्षक के रूप में वो काम करते, इसलिए अभी फिलहाल, इसलिए अभी जो है कॉलेजियम सिस्टम ही है, अभी कॉलेजियम सिस्टम ही है। लेकिन इसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, रिफॉर्म लाया जा रहा है, यहां पर किया जा रहा है। जैसे कि इसके निर्णयों को, कॉलेजियम के निर्णयों को अब कॉन्फिडेंशियल न रखा जाए, कॉलेजियम में जो अपॉइंटमेंट हो वो कुछ सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के बेसिस पर हो, कॉलेजियम जो है उसकी मीटिंग्स जो हैं ओपन हो, उसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए, ये कुछ एफर्ट करने की बात की जा रही है। कॉलेजियम का अपना सेक्रेटरिएट हो, ये सब कोशिश की जा रही है। तो पहला यहां पर जो हमारा डिबेट था वो क्या था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट से लेकर था। एक दूसरा क्वेश्चन भी यहां से बन रहा है, वो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के कंसेप्ट को लेकर। यानी जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, AIJS, ये जो है यहां पर यह बोला जा रहा है कि यह कहां तक व्यवहारिक है, कितना ये प्रैक्टिकल है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है इसके फेवर में भी कुछ लोग हैं और इसके अगेंस्ट में भी कुछ लोग हैं। तो हमें इसके फेवर और अगेंस्ट में यहां पर देखना है कि आखिर फेवर में क्या चीजें बोली जा रही हैं और इसके अगेंस्ट क्या चीजें बोली जा रही हैं। तो ये चीजें हम लोगों को देखना है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इंट्रो हम समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। असल में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो डिमांड है वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, तब से ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग चल रही। और अभी हाल ही में नीति आयोग ने भी वह यहां पर कहा है कि भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज वह जरूरी है, नीति आयोग का एजेंडा 75। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट ARC,
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से लेकर, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से लेकर नीति आयोग तक, नीति आयोग तक AIJS के पक्ष में जो है वहां विचार रखे गए। यह देखा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है AIJS पर जो है वहां पर फोकस किया है। तो पहली चीज है कि किसी करंट के इवेंट से हम इसको जोड़ देंगे। दूसरी चीज बताएंगे कि व्हाट इज AIJS, आशय क्या है इसका या मीनिंग क्या है AIJS का। यानी इसका मतलब यह है कि एक इक्वल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू वह ऑल इंडिया लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए इसको लाया जाएगा। तो यह जो है समान प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, यहां पर बोला जा रहा है कि समान प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, समान प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर यानी ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर यह बोला जा रहा है, अखिल भारतीय स्तर पर जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के समकक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो एक तो जो है ये अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे किया जाएगा, सभी जज नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज। तो एक इक्वल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ऑल इंडिया लेवल पर वह डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम जो है उसको बोला जा रहा है। अब आते हैं इसके फेवर में कि यहां पर इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है ये बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एक बेहतर कंसेप्ट हो सकता है। इसका सबसे पहला जो रीजन यहां पर देखा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि अगर ये लाया जाएगा तो अभी क्या होता है, पहले थोड़ा समझिएगा इस कंसेप्ट को। जो जुडिशियल एग्जाम स्टेट के लेवल पे जिसे आप PCSJ आप कहते हैं हायर जुडिशियल एग्जाम के रूप में देखते हैं, तो यूपी PCSJ अलग है, बिहार PCSJ अलग है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह का PCSJ अलग है। अभी माना जाता है कि PCSJ में अलग अलग स्टेट में एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का तरीका, उनमें काफी चेंजेस देखे जाते हैं, काफी ज्यादा वहां पर यह इरेगुलरिटी देखी जाती है। PCSJ का एग्जाम आज हुआ तो भूल जाइए 2-4 सालों तक, कुछ इस तरीके का कंडीशन वहां पर रहता है। PCSJ के एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कई जगहों पर गलत क्वेश्चन पाए जाते हैं, कई जगहों पर देखा जाता है कि धांधली होती है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चलता है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट के लेवल पे तो इतना भ्रष्टाचार है कि पूरे देश में जुडिशरी अगर बदनाम हुई है तो अपनी निचली अदालतों के भ्रष्टाचार की वजह से। तो इस वजह से यहां पर बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है जुडिशरी का, जजेस का, और यही चीज तो बेहतर दुरुस्त करने की कोशिश है ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम। इसके थ्रू एक इंटीग्रेटेड एग्जाम होगा, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि इंडियन सर्विसेज जो जो IAS है, IPS है, IFS है, इनका एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होता है तो अच्छे लीगल टैलेंट मिलते हैं। जब आप एक यहां पर जो है अभी क्या है, PCSJ का जो रेपुटेशन है, जो इमेज है, वो वहां पर अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि लगता है कि ये बहुत डिले में होता है, टाइमली नहीं होता है, करप्शन बहुत है, क्वेश्चंस बहुत बिलो स्टैंडर्ड हैं। इन वजहों से अच्छे लीगल टैलेंट वो इस जो है जॉब की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जुडिशियल एग्जाम में वो आ ही नहीं रहे। तो हमारा जो जुडिशरी है वो बहुत कमजोर ही अंदर अंदर होता जा रहा है। इसलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे इफिशियंसी बढ़ेगी, इससे एक कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। पूरे देश में जो लीगल सिस्टम है वो अलग अलग नहीं देखेगा कि यूपी का लीगल सिस्टम अलग तरीके, वहां जज अलग तरीके के, यहाँ के जज अलग तरीके से। तो कई बार डिस्पैरिटी जो जुडिशरी के लेवल पे देखी जा रही है वो चीजें नहीं देखी जाएंगी। तो पहला यहां पर बोला जा रहा है
कि पूरे भारत में इंटीग्रेटेड और यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम जो है स्टेब्लिश हो पाएगा। यह इंटीग्रेटेड और यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम, एक समान न्यायिक व्यवस्था यहां पर आ पाएगी। तो यहां पर इंटीग्रेटेड और यूनिफॉर्म जो जुडिशियल सिस्टम है वो आएगा। इससे जुडिशियल इफिशियंसी, न्यायिक कुशलता में वृद्धि होगी। इससे जुडिशियल इफिशियंसी जो है वो बढ़ेगी। दूसरा, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट इससे होगा। यह मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट योग्यता आधारित नियुक्ति को बढ़ावा देगा। तो मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। बेस्ट लीगल टैलेंट वो इस कैरियर को चुन पाएंगी। तो सर्वश्रेष्ठ जो विधिक प्रतिभाएं हैं, बेस्ट लीगल टैलेंट हैं, प्रतिभाओं को अट्रैक्ट कर पाएगा, को आकर्षित करना संभव होगा, पॉसिबल होगा। तीसरा, इससे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी। न्यायिक नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता और क्लियरिटी, अधिक ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी देखी जाएगी और स्पष्टता देखी जाएगी। अगर ऐसा होगा तो जुडिशियल करप्शन पर रोक लगेगी। न्यायिक भ्रष्टाचार पर क्या लगेगी? रोक लगेगा। न्यायिक भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। इससे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं वहां पर जो है वह एक इफिशिएंट जो है यहां पर सिस्टम आ पाएगा। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट की इफिशियंसी और क्वालिटी इंप्रूव होगी, कुशलता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी क्या देखा जा रहा है कि हमारे यहां सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वहां पर जो जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वह बहुत कमजोर यहां पर दिखाई दे रहा। तो ये चीज यहां पर जो है वो बेहतर हो पाएगी, इंप्रूव हो पाएगी। जुडिशियल वैकेंसीज जो हैं वो फुलफिल किए जा सकेंगे। अभी हमारे यहाँ न्यायिक जो है रिक्तियां बहुत ज्यादा हैं, तो जुडिशियल वैकेंसीज जो हैं, न्यायिक रिक्तियां, वह जुडिशियल वैकेंसीज जो हैं फुलफिल की जाएंगी, भरी जा सकेंगी। ये यहां पर दिखाई देगा। अभी क्या है कि 23% वैकेंसी वैकेंट है, जजेस हैं ही नहीं, पीसीएसजे के एग्जाम टाइमली हो ही नहीं रहे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के एग्जाम टाइमली होंगे और यह ज्यादा इफेक्टिव होगा। यह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ने का एक तरीका होगा। लेकिन इसकी आलोचना बहुत ज्यादा की जा रही है। तो इसके अगेंस्ट जो है यहां पर जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं वो क्या है? इसके अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट हैं वो यहां पर क्या है? असल में पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि राज्यों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। स्टेट के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। और स्टेट द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है? क्योंकि स्टेट इसे फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मानते हैं। वो कहते हैं इट इज अगेंस्ट फेडरल स्ट्रक्चर, यह संघीय ढांचे के विरुद्ध मानते हैं। और यह संघीय ढांचे के विरुद्ध क्यों मानते हैं? क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट अब तक स्टेट जुरिस्डिक्शन में देखा जाता रहा है। सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं और रिमूवल करते हैं पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर। लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस जो हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किसके कंसल्टेशन पर? हाई कोर्ट के। तो यह ध्यान देने वाली चीज है कि यह राज्य के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का प्रयास, स्टेट जुरिस्डिक्शन को कन्फाइंड करने का एफर्ट, अटेम्प्ट है AIJS। तो ये कहते हैं कि राज्य के क्षेत्राधिकार को, स्टेट के जुरिस्डिक्शन को या कन्फाइंड करने का एक अटेम्प्ट है और स्टेट इसको जो है
रिजेक्ट करते हैं इस पूरे कंसेप्ट को, ये कहते हैं कि ये गलत है। दूसरा यहां पर क्या कहना है, उनका कहना है कि इसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। ये AIJS जो है बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस लेकर आ रहा है, इतना आसान नहीं है। तो व्यावहारिक चुनौतियां क्या हैं? तो पहली चीज क्या है, देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अंतर है। अधिकांश जो लोकल लॉ से रिलेटेड केसेस होते हैं, छोटे वाले डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाते हैं। आपको मालूम है कि कुछ पार्लियामेंट लॉ बना रही है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। दोनों में अंतर क्या है? पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाती है जो यूनिफॉर्म पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस के मामले हो गए, पॉपुलेशन के मामले हो गए। पार्लियामेंट वहां पर कानून बना रही है, सिटीजनशिप को लेकर हो गया, बैंकिंग को लेकर, करेंसी को लेकर, जो पूरे देश में एक जैसे होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को लोकल इश्यूज दिए गए हैं, लोकल इश्यूज पर लॉ बनाइए, जैसे लैंड किसका होगा, कैसे होगा, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा, क्या होगा, उससे रिलेटेड जो लॉ हैं सब स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। तो हर एक स्टेट के लोकल लॉ अलग होते हैं। इसीलिए जब एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां एग्जाम, जुडिशियल एग्जाम कराती है, तो जो वहां पर जज के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए PCSJ के थ्रू, तो उनको लोकल लॉ की अच्छी खासी जानकारी रहती है। तो यहां इसका एक फायदा होता है कि लोकल लॉ की जानकारी होने की वजह से जस्टिस इफेक्टिव हो पाता है। लेकिन जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जाम कंडक्ट होंगे, तो जजेस को लोकल लॉ की जानकारी कैसे और किस रूप में कितनी दी जा सकेगी, इस पर एक पहला सवाल खड़ा होगा। दूसरा प्रैक्टिकल चैलेंजेस है लैंग्वेज का। अब अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का नेचर ही होता है, ट्रांसफरेबल होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कैडर आपको अलग मिल सकता है। अब अगर यूपी के किसी कैंडिडेट को तमिलनाडु मिल जाता है, या तमिलनाडु के किसी जो है व्यक्ति को वो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, यहां पर आकर वो जज बन जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, तो आप कभी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाइए, वहां पर लोकल जो डायलेक्ट्स है, जो लैंग्वेज है, उसी में जज से बात हो रही होती है कई बार, या आसपास सभी लोग आपस में उसी लैंग्वेज से। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि हिंदी कैसे बोलना है, इंग्लिश कैसे बोलना है। तो ऐसी स्थिति में एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत क्रिएट होता है, और फिर जज का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहां पर बोले जा रहे हैं। तो पहली चीज है कि लोकल लॉ, स्थानीय राज्यों के स्थानीय कानून भिन्न भिन्न होते हैं, लोकल लॉज अलग अलग होते हैं। एवरी स्टेट हैज देयर ओन लोकल लॉज, राज्यों के स्थानीय कानून भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे में भारत जैसे डाइवर्सिफाइड जो है कंट्री में यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, इंडिया जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम, एक समान न्यायिक व्यवस्था संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहां पर, AIJS का सिलेबस कैसे डिजाइन होगा, और एग्जाम का पैटर्न अलग अलग स्टेट अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। तो AIJS के, क्योंकि EAS के थ्रू हम किसको अपॉइंट करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को, तो लोकल लॉज को जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर हर जगह का लोकल लॉ अलग अलग है, तो आप सिलेबस क्या बनाएंगे, सिलेबस में या तो लोकल लॉ देंगे ही नहीं, तो फिर जो पर्पज है वो कैसे पूरा होगा। तो AIJS के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर, पैटर्न ऑफ एग्जाम को लेकर जो है प्रारूप का निर्धारण भी बड़ी चुनौती यहां पर। फिर क्या प्रॉब्लम आएंगे, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ही अगर थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, तो यहां पर लिंग्विस्टिक और कल्चरल चैलेंजेस आएंगे, भाषागत और सांस्कृतिक चुनौतियां भी आएंगी। भाषागत और सांस्कृतिक चुनौतियां, लिंग्विस्टिक और कल्चरल चैलेंजेस भी आएंगे, और इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस
निर्णय प्रक्रिया भी क्या होगी, प्रभावित होगी। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी प्रभावित होगी। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक और चीज है जिसकी वजह से जो AIJS है, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। वजह यह है कि AIJS लाने का एक पर्पस हमारा है जुडिशियल करप्शन को दूर किया जाए, लेकिन हमारे यहां पर अच्छे लोग, AIJS कहता है अच्छे लोग आएंगे दूर हो जाएगा करप्शन। अच्छे और बुरे लोगों की वजह से करप्शन केवल नहीं टिका हुआ है। सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल इस चीज का है कि कई जगहों पर हमने ऐसा लूपहोल्स क्रिएट किया हुआ है कि लोगों को करप्शन का एक करप्शन की वजह मिल जाती है। जैसे अगर हमने कहा कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जजेस हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, उनका कैरियर जो है ग्रोथ बहुत कम है, यानी वो अगर प्रमोशन भी कोई मुंसिफ बना PCSJ के थ्रू तो अधिक से अधिक जो है वह यहां पर ADJ तक जाकर रिटायर हो जाता है, यानी एडिशनल जो है डिस्ट्रिक्ट जज तक बनकर रह जाता है। वह डीजे के बारे में नहीं सोचता है या हाई कोर्ट के बारे में नहीं सोचता है। नियर टू इम्पॉसिबल। यह देखा जा रहा है कि केवल जो है 1/4 ऐसे जज होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, मतलब न के बराबर है, कोई मतलब ही नहीं है वहां पर कि वो बन सके। तो ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला रहता है तथ्य कि जब कैरियर ग्रोथ है ही नहीं, आप पूरा सिलेबस चेंज कर दीजिए, आप एग्जाम पैटर्न चेंज कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक कि आप इंसेंटिव नहीं देते हैं तब तक बेस्ट लीगल टैलेंट को AIJS की तरफ हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एक चीज यहां पर यह है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के स्तर पर, अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई कैरियर ग्रोथ या प्रोत्साहन नहीं, कैरियर ग्रोथ या का प्रोत्साहन, इंसेंटिव नहीं, कोई यहां पर इंसेंटिव नहीं है। तो इसलिए जो है वो AIJS भी लीगल टैलेंट को, विधिक श्रेष्ठ विधिक प्रतिभाओं को, बेस्ट लीगल टैलेंट को आकर्षित शायद ही कर पाए, यानी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये भी बोला जा रहा है। और अंतिम में यहां पर यह बोला जा रहा है कि देश में जो लीगल एजुकेशन है, आप देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। अब जहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहां के पास आउट बच्चों को आप सोचते हैं कि दयाराम, गंगाराम, जियाराम, जो डिग्री कॉलेजेस लॉ के चल रहे हैं हमारे अलग अलग राज्यों में, खासकर यूपी बिहार में, आपको लगता है कि कोई वहां पर जो है कंपैरिजन है, कोई तुलना है? एक जगह पर एक अलग तरीके का वहां पर लीगल एजुकेशन दिया जा रहा है, वहां पर जो है मूट कोर्ट चल रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े जजेस आ रहे हैं, वहां लगातार इंटरेक्शन हो रहे हैं, उनका क्वालिटी अलग तरीके का। और वहां पर ऐसी जगह है जहां पर टीचर भी नहीं पढ़ाने आ रहे हैं, या आ भी रहे हैं तो वो इनएफिशिएंट हैं, वो बहुत इफेक्टिवली वहां पर अपने जो है ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ बच्चे अपने दम पर आगे निकल जाएं अलग बात है, लेकिन इन जनरल वहां से तो टैलेंट निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जिन राज्यों में लीगल एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है वहां पर तो जॉब ही नहीं, AIJS में एक भी सिलेक्शन नहीं होगा उन राज्यों से। तो इससे एक डिस्पैरिटी बढ़ेगी स्टेट। अभी क्या है, कम से कम PCSJ के लेवल पर रिप्रेजेंटेशन स्टेट का हो रहा है, अपने ही लोग बन रहे हैं न्यायाधीश, अपने राज्य के बारे में जानते हैं। लेकिन यहां एक नया प्रॉब्लम आउटसाइडर का हो जाएगा। AIJS जैसे ही आएगा तो पता चला कि हमारे यहाँ जज कौन है, तो तमिलनाडु से हैं, कर्नाटका से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। तो यहां पर एक क्रिटिसिज्म ये भी किया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में लीगल जो एजुकेशन सिस्टम है, विधिक शिक्षा प्रणाली का स्तर अलग अलग है। और ऐसे में जो है अगर AIJS से आएगा तो AIJS से प्रॉब्लम क्या आएगा, इससे प्रोविंशियल, रीजनल और ग्रुप डिस्पैरिटी
देश में बढ़ेगी, प्रांतीय, क्षेत्रीय और समूहगत विषमता को बढ़ावा मिलेगा, प्रोविंशियल, रीजनल और ग्रुप डिस्पैरिटी जो है देश में बढ़ेगी, समूहगत विषमता को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए यहां पर कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, लेकिन फाइनल चीज तो यही है कि AIJS जो है वो अब आवश्यक है, AIJS आवश्यक है। जरूरत क्या है कि इसकी व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान करने का, यहां पर जो है जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, व्यवहारिक चुनौतियां हैं, उनका समाधान किया जाए, सेंटर स्टेट के बीच में एक कंसेंसस वहां पर क्रिएट किया जाए, इसका सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है उसको डिसाइड किया जाए, उस पर बातचीत हो, डिस्कोर्स हो। AIJS तो आज नहीं कल आना है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लाना जरूरी है। तो एक तो यहां पर प्रॉब्लम ये रहा। अब एक तीसरी बड़ी यहां पर समस्या जो आ रही है, जो क्वेश्चन हमारे लिए बनता है, वो यहां पर बन रहा है कि क्या जो जुडिशरी में जिस तरीके से जुडिशियल मिसबिहेव बढ़ रहे हैं, न्यायिक कदाचार बढ़ रहे हैं, जुडिशियल करप्शन बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंपीचमेंट से उस पर कोई असर पड़ेगा, या इंपीचमेंट से आज तक कोई असर पड़ा है? अगर न्यायाधीश भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हमारे यहाँ संविधान में, हमारे कानूनों में है? कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं। उनके खिलाफ सबसे बड़ा प्रावधान महाभियोग का है, और आज तक सर्वोच्च उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग पारित ही नहीं हो पाया है। तो ये जानते हैं न्यायाधीश भी, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस भी लगातार बढ़ रहा है। हाल के दिनों में तो एक अनगिनत जो है मामले इस तरीके के आए। शुरुआत अगर हम करें जस्टिस गांगुली, सौमित्र सेन के नाम तो बहुत ज्यादा मामले आए, फिर जस्टिस गांगुली के नाम कई मामले थे, फिर जस्टिस दिवाकर के नाम वहां पर मामले आए, जस्टिस निर्मल यादव जी के लिए कई मामले आए, और अचानक ये केसेस जो हैं एक्सपोज होने स्टार्ट हुए। जैसे जस्टिस निर्मल यादव जी का तो मामला बड़ा अलग तरीके का रहा। वो जहां पर रह रही थी उनके बगल में एक और जस्टिस वहां पर थी, जस्टिस निर्मल कौर, और एक दिन जो है निर्मल कौर जी के घर में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैम ये आपके लिए उपहार है। उन्होंने उपहार खोला, उसमें 25 लाख रुपए थे। उन्होंने कहा कि ये उपहार, तो उन्होंने बताया कि इस आदमी ने आपको लिए दिया है। वो समझ गई कि ये मेरे लिए उपहार नहीं, बगल में निर्मल जी के लिए है, निर्मल यादव जी के लिए। वो वहां से कही कि आप पानी उनी पीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने काम किया है। पानी उनी पिलाने लगी और वहां पे उन्होंने फोन कर दिया, तब तक वहां पर करप्शन विभाग को लोग आए और उन्होंने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया, और निर्मल जी के जो जस्टिस निर्मल यादव जी थी उनके खिलाफ भी मामला वहां पर बना। तो ये मामला सामने आया कि अच्छा इस तरीके के मामले यहाँ पर आ रहे हैं कि लाखों रुपए यहाँ पर केसेस के सेटलमेंट्स के लिए वो लिए जा रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके से अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जस्टिस दीपक मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगा एक मेडिकल कॉलेज के संबंध में कि वहां पर वो उस पैसे की ट्रांजैक्शन जो है को लेकर। फिर अभी लास्ट ईयर आपने सुना होगा जस्टिस रंजन गोगोई जी के ऊपर जो है एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। तो लगातार अगर हम देखें तो जस्टिस जुडिशरी में मिसबिहेव बढ़ा है, जुडिशियल करप्शन के जो है टेंडेंसीज बढ़ी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इम्पीचमेंट एक इफेक्टिव टूल है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे वो डर नहीं रहे हैं, कुछ और करने की जरूरत है? तो यही अगला हमारे लिए क्वेश्चन है। तो पहला चीज यहां पर हमने कहा कि हाल के वर्षों में रिसेंटली क्या देखा जा रहा है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बन रहा है कि जुडिशियल जो है वह मिसबिहेव, न्यायिक कदाचार जो है बढ़ रहा है, और इनडिसिप्लिनरी जो यहां पर जो है वह देखा जा रहा है न्यायिक कदाचार और अनुशासनहीनता। इनडिसिप्लिन जो है, अनुशासनहीनता यहां पर बढ़ रही। तो सवाल यह है कि क्या इंपीचमेंट जो है वह इफेक्टिव है? क्या महाभियोग जो है वह प्रभावी है, इफेक्टिव है इन सब चीजों को रोकने के लिए? तो पहले हम लोग अगर शुरू करें कि इंट्रो जो है, तो हम बताते हैं कि भाई हमारे यहां जुडिशरी जो है वो क्यों जरूरी है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए।
लेकिन दूसरी ओर हम जुडिशियल मिसबिहेव और यहाँ पर जो है डिसिप्लिन को देखते हैं तो हमें लगता है कि जुडिशरी पर यह फेथ कमजोर हो रहा है। यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट जैसा प्रोविजन भी वह ऐसे जजेस के खिलाफ किया गया है, लेकिन इन कारणों से यह इफेक्टिव नहीं है या इफेक्टिव है। तो इन्हीं चीजों को हमें देखना है। तो पहले चीज जो है कि भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जीवंत लोकतंत्र की स्थापना में जो है जुडिशरी का रोल जो है, न्यायपालिका की, फॉर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जुडिशरी जो है वह क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन है, न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जब न्यायिक कदाचार बढ़ेगा, लेकिन न्यायिक जो है कदाचार और अनुशासनहीनता, न्यायिक कदाचार और अनुशासनहीनता से इसकी विश्वसनीयता पर, इसकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसकी क्रेडिबिलिटी पर, इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मामले आए? कुछ मामले वहां पर जो है आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे जस्टिस निर्मल यादव जी का केस आया, जैसे जस्टिस सौमित्र सेन का केस आया था, जैसे जस्टिस गांगुली का केस आया था, जस्टिस दीपक मिश्रा, इस तरीके के जितने भी केसेस हैं कुछ वहां पर दे सकते हैं। तो इससे जो है जुडिशियल डिसिप्लिन और कंडक्ट जो है उस पर जो है क्वेश्चन उठने स्टार्ट हुए। जैसे एक और केस आया था, मालूम होना चाहिए, इस्तेमाल न इस्तेमाल अपने ऊपर रहेगा, जस्टिस कर्णन का केस आया। जस्टिस कर्णन जो है कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोलेजियम का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास गया और वहां से ये डिसीजन हुआ कि उनको जो है चेन्नई हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते डिसीजन को। कोलेजियम ने कहा ऐसे कैसे नहीं मानते हैं, ये तो निर्णय है, आप जाइए वहां पे। उन्होंने कहा कि आप जो है जानबूझकर हमको यहां पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां से नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं मानूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जस्टिस कर्णन ने वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हैसियत से उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपनी तरफ से निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के खिलाफ उन्होंने 5 जजेस के खिलाफ उन्होंने वहां पर कुछ साल की सजा उन्होंने सुना दी जस्टिस कर्णन ने। यह अपने आप में यह सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था। मतलब ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी बात को हाई कोर्ट का कोई जज जो है वहां पर मना कर रहा हो। तो ये हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए सवाल था। तो जस्टिस कर्णन का वो जो बिहेवियर था उसने हमारे जुडिशरी की इंटीग्रिटी को, उसकी लेजिटिमेसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया वहां पर। तो ऐसे तमाम यहां पर मामले आए। जस्टिस मार्कंडे काटजू का आपने नाम सुना होगा। आए दिन जुडिशरी के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं और इसी तरीके से जो है वह देखा जा रहा है कि जुडिशरी के बहुत से जो डिसीजन वगैरह हैं उनको लोगों के द्वारा वहां पर तोड़ा जा रहा है। तो सवाल यह है कि पहले हम समझें कि भारत में जो जजेस के कंडक्ट हैं, डिसिप्लिन हैं, उनको रेगुलेट करने वाले क्या प्रोविजन हैं। तो भारत में न्यायाधीशों के आचरण को विनियमित करने वाले, रेगुलेट करने वाले प्रोविजन क्या है, प्रावधान क्या है। तो अगर हम इनको देखें तो यहां पर कई तरीके के प्रावधान हैं। पहला है इम्पीचमेंट, महाभियोग। सीधे महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग कैसे हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा
प्रेसिडेंट द्वारा इनको हटाया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के प्रतिवेदन पर, रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई न्यायाधीश जो है, किसी न्यायाधीश के विरुद्ध यह पारित नहीं हो सका है, किसी जज के अगेंस्ट जो है ये पारित नहीं हो सका। तो एक प्रॉब्लम यह है कि एक तो इम्पीचमेंट है हमारे यहां, जो जजेस के कंडक्ट को रेगुलेट करने वाला एक टूल है, और वो क्या है, इम्पीचमेंट, लेकिन आज तक ये पारित नहीं हो पाया है। दूसरा तरीका क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजीआई हैं, उनके द्वारा एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, एक आंतरिक जांच समिति, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई जा सकती है, और इसके जो है आधार पर यहां पर जो है वह ये आंतरिक जांच समिति, इससे वो दोषी पाए जाते हैं कि वो गलत किए हैं या यहां पर जो है सही किए हैं, वो इससे पता चल जाता है। लेकिन यहां समस्या क्या है कि इसके आधार पर, इसकी एक प्रॉब्लम है, आंतरिक जांच समिति तो है हमारे यहां, लेकिन आंतरिक जांच समिति अधिक से अधिक ऐसे न्यायाधीशों को मामले सौंपने से रोक सकती है, लेकिन उनको निलंबित या रिमूव नहीं कर सकती है। लेकिन इसके आधार पर यहां पर जो है न्यायाधीशों को, जजेस को रिमूव या सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दो तरीके हैं, केवल बस उन्हें कुछ समय के लिए काम, उनको केसेस सौंपने से जो है, क्योंकि सीजीआई ही केस सौंपते हैं तो वो केस न सौंपें, लेकिन रिमूव या सस्पेंड वहां पर नहीं कर सकते। तो यहां पर जो है ऐसे में ये बोला जा रहा है कि इम्पीचमेंट बहुत इफेक्टिव टूल नहीं है, इसलिए जो है यहां पर जो है महाभियोग प्रभावी नहीं है, महाभियोग प्रभावी नहीं है। तो फिर क्या करने की जरूरत है, अन्य जो है यहां पर उपाय होने चाहिए। महाभियोग प्रभावी क्यों नहीं है, पहले एक बार और समझ लीजिए। यहां पर पहला, इंपीचमेंट का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पारित हो ही नहीं पाता है। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत लाना बहुत मुश्किल है, तो महाभियोग की प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से ये इफेक्टिव टूल नहीं है। दूसरा, यह राजनीतिक निर्णय पर निर्भर है, यह पॉलिटिकल डिसीजन पर, यह राजनीतिक निर्णय पर निर्भर करता है इम्पीचमेंट होगा या नहीं। केवल एक बार हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे सुमित्रा रामास्वामी, उनके अगेंस्ट लाया गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहां पर अगर किसी जज ने केवल सांसदों को अपने पक्ष में कर लिया, तो चाहे वो सही हो और चाहे गलत हो, उनके फेवर में वहां डिसीजन चला जाएगा। तीसरा, ये महाभियोग तो एक्सट्रीम ऑप्शन होना चाहिए ना, महाभियोग जो है ये अंतिम विकल्प है, महाभियोग अंतिम विकल्प है, लास्ट यहां पर ऑप्शन होना चाहिए कि जब एकदम कोई, हमारे यहां तो कोई छोटे छोटे जो मिसबिहेव होते हैं उनको अगर हम रोकना शुरू कर दें, यानी निवारक उपाय नहीं है, यह कोई प्रिवेंटिव जो है यहां पर वह मेजर नहीं है कि लोग जो है जज करप्ट बन ही ना पाए, प्रिवेंटिव स्टेप वहां पर लें। वह जब छोटी छोटी जो है गलतियां करे वहीं पे उनको रोक दिया जाए तो बड़ी गलतियां वो करने से बचेंगे। इंपीचमेंट में ये सब नहीं है। तो इंपीचमेंट एक इफेक्टिव टूल नहीं है, क्योंकि आज तक किसी न्यायाधीश के खिलाफ पारित नहीं हो पाया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, राजनीतिक निर्णय पर आधारित है, और यह कोई निवारक उपाय नहीं है। लघु प्रकृति के, पिटी नेचर के जो इंडिसिप्लिन हैं उनको ये कंट्रोल नहीं कर सकता है, या उसके खिलाफ इसको इस्तेमाल लाया ही नहीं जा सकता है। तो क्या किया जाए?
तो अमेरिकी जो है न्यायिक प्रणाली में, अमेरिकी जुडिशियल सिस्टम में की भांति जो है के अकॉर्डिंग अदर जो है मेजर्स, अन्य उपायों पर विचार करने की जरूरत है। अन्य उपायों पर विचार करने की जरूरत है। जैसे अभी हमारे यहां पर जजेस को हटाना है तो कौन हटाएगा? कार्यपालिका और विधायिका मिलकर हटाती हैं। राष्ट्रपति हटाते हैं और विधायिका यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जाता है रिकमेंडेशन पर। लेकिन यहां पर पहली चीज है कि न्यायपालिका को अपने आप को नियमित करने, नियंत्रित करने का खुद अधिकार देना होगा और ठीक ठाक अधिकार देना होगा। तो पहली चीज यहां पर है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका आंतरिक स्तर पर, इंटरनल लेवल पर वह कुछ काम कर सकती है। अमेरिका में जैसे होता है, क्या क्या कर सकती? पहला, वह जजेस को पहले वहां वार्निंग देती है, न्यायाधीशों को चेतावनी जारी करती है कि अगर आपने ये रिपीट किया तो आपको हम हटा देंगे। फिर क्या है? स्वैच्छिक जो है सेवानिवृत्ति के लिए दबाव डालती है कि हमें हटाना न पड़े, बाइज्जत आप हट जाइए। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए प्रेशर क्रिएट करती है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आग्रह करती है। तीसरा, कि उस जज को कोई भी मैटर असाइन न किया जाए, न्यायाधीश को कोई मामला न सौंपना, कोई मैटर असाइन ही नहीं किया जा रहा है। चौथा, कि जो न्यायपालिका है वो स्वयं जो है वह पार्लियामेंट को बोल दे कि भाई आप इसके खिलाफ इंपीचमेंट लाइए। तो न्यायपालिका द्वारा वह विधायिका को से महाभियोग का प्रस्ताव का आग्रह किया जाए कि भाई आप जो है महाभियोग लेकर आइए। तो यह जो है हमारे यहां ऐसा ही कुछ बात वेंकट चलैया कमीशन ने 2000 में दिया हुआ था और उसी बेसिस पर 2010 में जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 भी फॉर्म किया गया था, जिसमें एक जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी बनाने की बात की गई थी, जिसका काम हर एक जज को से रिलेटेड जो कंप्लेन है उनकी जांच करना, उनकी सुनवाई करना और उस कमेटी के द्वारा यह रिकमेंड करना कि उनको क्या क्या वहां पर उनके खिलाफ किया जाए। लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया और अभी भी जो है यहां पर जो है यह इस तरीके के प्रॉब्लम है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसी आधार पर भारत में वह एक बिल लाया गया था, जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी तथा जवाबदेहिता विधेयक एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 लाया गया था, लेकिन जो है पारित नहीं हो पाया था। जरूरत है कि ऐसे बिल को फिर से पारित किया जाए। तो एक जो है यहां पर यह भी देखा जाता है। अब एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जो जनहित याचिका PIL के बारे में यहां पर क्वेश्चन है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो क्या है, कैसे है, आइए अब इसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा यहां पर, तो यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका क्या है, इसकी जरूरत क्या है, जिसको आप PIL कहते हैं। तो यह यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि कंसेप्ट क्या है, यह धारणा क्या है, PIL का कंसेप्ट क्या है, ये क्यों है, यानी इसकी नेसेसिटी क्यों है और इसका इंपैक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर क्या हैं, इसका पॉजिटिव जो है साइड क्या है, इसके फेवर में क्या बोला जा सकता है, इसमें निगेटिविटी क्या है, इसमें क्या कोई नकारात्मक चीजें हैं।
तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पीआईएल को लेकर एक एक करके देखते हैं। पहली चीज तो इसका हम जो है बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। तो पीआईएल एक जुडिशियल इनोवेशन है। क्या है? ये एक न्यायिक नवाचार है, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। और जुडिशियल इनोवेशन का यहां मतलब क्या है? असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पीआईएल मेंशन नहीं है। यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा कोई हमारे यहां उदाहरण नहीं है। तो 80 के दशक तक हमारे यहां जो कंसेप्ट करता था काम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, वो लोकस स्टेंडाई के एक फार्मूले पर काम करता था। लोकस स्टेंडाई का मतलब क्या है कि जहां पर जो एक्यूज्ड है और जो प्लेंटिफ है या जो वहां पर पिटिशनर है, वो ही केवल जो है वहां पर कोर्ट में जा सकते हैं। यानी अगर मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ है तो कोई तीसरा चौथा आदमी नहीं जाएगा। मेरा राइट्स का वायलेशन हुआ है तो मैं ही कोर्ट में जाऊंगा, कोई थर्ड पर्सन वहां पर नहीं जाएगा। ये लोकस स्टेंडाई का फार्मूला था। अब सवाल यहां पर 1980 के पहले ये था कि हमारे यहां मैक्सिमम लोग इतने अवेयर थे ही नहीं कि उन्हें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में भी जानकारी हो। देश में बहुत से लोग बॉन्डेड लेबर के रूप में, बधुआ मजदूर के रूप में काम कराए जाते थे और उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं था। और अगर अवेयरनेस है भी तो उनके अंदर वो करेज नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी में जा सकें। तो ऐसे में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का कोई मतलब ही नहीं है जब तक वो आएंगे नहीं। कई बार आप सुनते हैं ना, पुलिस कहती है भाई जब शिकायत होगा नहीं तो हम क्या करें। मतलब अगर पुलिस के सामने कोई मर्डर हो तो वहां पर शिकायत होगी तब वो मर्डर की जांच करेगा, ऐसा नहीं होता है। अपराध अगर कहीं भी हो रहे हैं, किसी भी तरीके से हो रहे हैं, तो सुमोटो जो है वहां एक्शन लेने की जरूरत होती है। लेकिन हमारा जो जुडिशियल सिस्टम था वो लोकस स्टेंडाई पर आधारित था और वहां पर यह देखा जाता था कि जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता था, वायलेशन होता था, इंक्रोचमेंट होता था, वही लोग जुडिशरी में जाते थे। अब इससे तो बड़े स्तर पर जो है वह राइट्स लोगों को मिल नहीं पा रहे थे। ऐसे में यह एक नया कंसेप्ट यहां पर इंडिया में लाया गया पीआईएल के रूप में, जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा। हमने आपको पहले भी बताया था, लोक अदालत का कंसेप्ट भी पीएन भगवती साहब ने दिया था। जस्टिस पीएन भगवती साहब ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस आया था, उसमें इस पीआईएल के कंसेप्ट को लाया। यह पीआईएल का मतलब क्या था? यह असल में एक्सेसिबिलिटी देता है जस्टिस तक वीकर सेक्शन को। यह कमजोर लोगों को न्याय तक पहुंच देता है। कैसे देता है? कि लोकस स्टेंडाई का नियम भूल जाओ। मतलब लोकस स्टेंडाई में यह माना जाता था कि केवल जो है पक्ष और विपक्ष, जो भी वादी याचिका करता है वही वहां पर आएंगे। लेकिन पीआईएल की सबसे बड़ी कंसेप्ट यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, कोई थर्ड पार्टी कोर्ट में जा सकता है। यह एक अपने आप में रिवोल्यूशनरी जजमेंट था, क्योंकि इसे इसी वजह से सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट में हम कोर्ट में जा सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि वहां एक व्यक्ति, चाइल्ड है, एक बच्चा, और उसके साथ जो है वहां पर बेगिंग कराई जा रही है, भिक्षावृत्ति जबरन कराई जा रही है, और जो अपराध है मैं कोर्ट जा सकता हूं उसके पक्ष में, उसके फेवर में मैं वहां पे कोर्ट में जाऊं और उसकी वो लड़ाई वहां पे लड़ूं। ये सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यह सोशल जो है यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से मिलने की बात है। अब सवाल यह था कि कोई भी व्यक्ति, मैं अगर किसी दूसरे, तीसरे, चौथे की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में जा रहा हूं तो वहां पर कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते लगाते मेरा खुद का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मेरी खुद की फैमिली सड़कों पे आ जाएगी दूसरों को बेहतर करने में। तो प्रैक्टिकलिटी ये है कि सोशल कॉज जो है वो तभी बेहतर हो सकता है जब आप खुद सुरक्षित हो, तब आप सोशल कॉज या सामाजिक कार्य जो है अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और इसीलिए आप देखते भी हैं कि अधिकांशतः बहुत बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं कि जो हैं वहां पर, वैसे तो रिलायंस भी बहुत बड़ा सोशल कॉज करता है, उसके बावजूद लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? आपने देखा होगा ना कि रिलायंस जो है वहां पर नेताजी जो हैं वह बहुत से एनजीओ उन्होंने खोला हुआ है, तमाम तरीके के कार्यक्रम करते हैं। कई बार जब लोग थोड़ा पैसा कमा लेते हैं तो अपनी लेजिटिमेसी बहुत जरूरी हो जाती है, तो वो रिलायंस के लेवल पे देखने को मिलता है कि भले ही क्वालिटी वहां पर ब्रांड वैल्यू हो या ना हो मार्केट में, लेकिन कम से कम इस सहारे रिलायंस जो है वह अपना एक सोशल फेस जो है वो सिक्योर करना चाहता है। तो सवाल इस चीज का है कि कोई व्यक्ति जो है, जो सक्षम है, वो तो कभी भी चले जाए, लेकिन कोई व्यक्ति जो है, एक सोशल एक्टिविस्ट जो है, वो उलझना नहीं चाहता है।
इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का दूसरा फीचर है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, यानी कि थर्ड पार्टी कोर्ट में वह पिटिशन दायर कर सकती है किसी दूसरे के खिलाफ, दूसरे के लिए। दूसरा, उसका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है कि आप आइए, भौतिक रूप में नहीं आइए, कोई मतलब नहीं। आप एक लेटर लिख दीजिए, आप बता दीजिए कि ये एड्रेस है, यहां पे ये प्रॉब्लम हुई है और इसको जो है आप कंसिडर कीजिए। तो इसे कहा गया लेटर पिटीशन या पत्र याचिका के रूप में लोकप्रिय हुआ, ये लेटर पिटीशन। लेकिन एक तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो सकता है। मतलब मेरे घर में कोई समस्या है, मेरे साथ कोई समस्या है, किसी दबंग ने आकर मुझे मार दिया है, मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो इसके लिए मैं पीआईएल दायर नहीं कर सकता हूं। पीआईएल दायर तब होगा जब ग्रुप्स राइट्स अफेक्टेड हो, यानी कि लार्ज फ्रेम में अगर पब्लिक में बहुत बड़े लेवल पर जो है वह इशू बहुत बड़ी पब्लिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे बॉन्डेड लेबर, तो वह केवल एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, बहुत से लोग बॉन्डेड लेबर के रूप में वहां पर हैं। या विमेन से रिलेटेड या चाइल्ड से रिलेटेड बहुत से मुद्दे वो ग्रुप्स को वहां पर रिप्रेजेंट करने होने चाहिए। एक व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दे को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में वह स्वीकार नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे, जब तक कि उससे एक बहुत बड़ा सामाजिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट न जुड़ा हुआ हो। तो यह भी ध्यान में रखना है। चौथी चीज यह है कि जो पीआईएल होता है, इस पीआईएल में यह देखा जाता है कि एक तो कोई थर्ड पर्सन जो है वह इस पिटीशन को दायर कर सकता है, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट खुद यहां पर या हाई कोर्ट खुद किसी न्यूज़पेपर के कटिंग को बेस बनाकर सुमोटो तरीके से वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में उस मामले को सुन सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता जाए कोर्ट के पास, कोर्ट खुद से पीआईएल की शुरुआत कर सकता है। तो अब इस चीज से आप समझिए कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये बेसिकली क्या है और लाया क्यों गया था, अब इसको समझिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वजह था कि जिन लोगों के राइट्स जो हैं वह छीने जा रहे हैं, उनके राइट्स उनको वहां पर दिए जाएं, पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, इसके लिए ये लाया गया था। तो यहां पर एक एक करके समझते हैं। ये एक जुडिशियल इनोवेशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह पहली बार जो केस आया था, पहली बार जिसमें पीआईएल का केस आया था, हुसैन आरा खातून, लेकिन नाम पीएन भगवती ने इस्तेमाल किया था। हालांकि पहला पीआईएल माना जाता है हुसैन आरा खातून 1979 में यह धारणा आई थी। और यह जब आया हुआ था तो इसमें पहली जो जनहित याचिका थी, यह फर्स्ट पीआईएल जो है, पहली जनहित याचिका एडवोकेट कपिला हिंगोरानी द्वारा लाया गया था। इन्हें मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है इंडिया में। कपिला हिंगोरानी द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था इनके द्वारा? जेल में प्रिजन में जो बंद कैदी थे, अरेस्टेड लोग थे, उनके साथ बड़ा इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, अपराधी एक तरीके के नहीं होते हैं। किसी को 6 महीने, 1 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी के मर्डर की सजा है। और सिचुएशन अलग अलग होते हैं। कई बार कोई लोग जो हैं वहां पर जो है उस तरीके से, जिन्हें आप क्रिमिनल मान रहे हैं, उनमें से कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है जिसने वहां पर अनजाने में गलती की है, लेकिन अपराध तो अपराध। तो अब उसके साथ इसका मतलब यह नहीं, और हो सकता है कि वो रिग्रेट कर रहा हो सकता है वो अपने को बदल रहा हो, तो आप उसके साथ इनह्यूमन अगर बिहेवियर करते हैं तो यह सही नहीं है। तो पहली जनहित याचिका एडवोकेट कपिला हिंगोरानी द्वारा ये हुसैन आरा खातून केस में लाया गया था। जेल में बंद कैदियों की अमानवीय दशा, इनह्यूमन कंडीशन,
अमानवीय दशाओं पर दायर किया गया था। पहली बार अगर देखा जाए, लेकिन सैद्धांतिक रूप में यह धारणा थ्योरेटिकली यह जो कंसेप्ट था ये पीएन भगवती द्वारा लाया गया था। सैद्धांतिक रूप में यह धारणा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ केस 1981 में जस्टिस पीएन भगवती थे उस वक्त। और एक दूसरे नाम भी थे, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर द्वारा लाया गया था। अब आइए पीआईएल की नीड क्या है, पीआईएल की आवश्यकता क्या है, थोड़ा सा या इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझते हैं, या पहले पीआईएल की विशेषता समझते हैं। फीचर क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है या पीआईएल की आवश्यकता समझते हैं कि क्या है नीड जो है पीआईएल का। पीआईएल जो लाया गया था वो लाया गया इसलिए था कि पीआईएल के पूर्व वह इस कंसेप्ट के पूर्व जो है जुडिशियल सिस्टम जो है लोकस स्टेंडाई पर बेस्ड था। लोकस स्टेंडाई पर बेस्ड था। लोकस स्टेंडाई पर बेस्ड था। ये एक लैटिन फ्रेज है। लोकस स्टेंडाई पर यह बेस्ड था, जहां पर यह कहा जाता था कि जिनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, जिनके राइट्स का वायलेशन हो वही न्यायालय में जा सकते हैं, यानी जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिनके अधिकारों का उल्लंघन वही न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये यहां पर यह था, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, लेकिन इससे समाज के जो वीकर सेक्शन और डिप्राइव्ड सेक्शन है वो कभी नहीं पहुंच सकते थे। इससे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की पहुंच जो यहां पर थी वह न्याय तक नहीं हो पाती थी। यहां पर जो है जस्टिस फॉर ऑल नहीं दिखाई देता था, सभी तक न्याय नहीं। जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय, सभी तक न्याय या सभी के लिए न्याय नहीं दिखाई देता था। इसलिए ऐसे न्यायिक व्यवस्था की जरूरत थी, एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम चाहिए था, ऐसे न्यायिक व्यवस्था की जरूरत थी जहां पर जस्टिस एट योर डोर हो, कि न्याय आपके द्वार पर, आपको आना ना पड़े, न्याय आपको मिल जाए। जस्टिस एट योर डोर हो। जस्टिस फॉर ऑल, जहां न्याय सब तक हो, न्याय तक सभी की पहुंच हो। जस्टिस फॉर ऑल,
न्याय तक सभी की पहुंच हो। जो हमारा जुडिशियल प्रोसीजर है वह सिंपल और सेंट्रलाइज्ड हो। जुडिशियल जो प्रोसीजर है, न्यायिक प्रक्रिया, वह सिंपल और डिसेंट्रलाइज्ड हो, सरल और विकेंद्रित हो, स्पीडी जस्टिस हो। जहां सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय यहां पर हो। और इसके सामने समस्या यहां पर क्या थी कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि हमारा जुडिशियल जो सिस्टम था वो कॉम्प्लिकेटेड था, लोकस स्टेंडाई वाला। लोगों में अवेयरनेस नहीं था अपने राइट को लेकर यहां पर। और जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत अवेयरनेस था उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कमजोर था। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब है कि अगर वह डिप्राइव्ड क्लासेस से हैं तो उन्हें डर लगता था कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे डोमिनेंट कास्ट के अगेंस्ट, तो हमें वहां पर जो है डोमिनेंट कास्ट के द्वारा थ्रेट मिलेगा। तो ये उनके लिए सब डर के माहौल यहां पे रहते थे। फिर जुडिशरी में खर्चे बहुत ज्यादा होते थे, इन वजहों से लोग नहीं जाते थे। अब आइए यहां पर जो पीआईएल के फीचर्स हैं, यानी पीआईएल की विशेषता क्या है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। पीआईएल का फीचर हमने आपको बताया कि पहला चीज है कि अब कोई थर्ड पार्टी, तो पीआईएल के तहत जो है अब तीसरा व्यक्ति भी क्या है, वह जा सकता है। थर्ड पार्टी, तीसरा व्यक्ति भी वह पिटीशन जो है दायर कर सकता है। लेकिन यहां पर जो है निजी हित नहीं होने चाहिए, यहां पर प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। याचिका में समूह, ग्रुप्स इंटरेस्ट हो, समूह के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, समूह के अधिकार और पब्लिक इंटरेस्ट, वह सार्वजनिक हित वहां पर हो। अगर इससे रिलेटेड मुद्दा है तो ही पीआईएल एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण का मतलब क्या था कि यहां पर जो है वह पिटीशन दायर करने के लिए, फाइल करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस जो है वह भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस अब नेसेसरी नहीं रहा, भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं, बल्कि एक पत्र से भी यहां पर यह याचिका, एक लेटर के थ्रू ये पिटीशन जो है वह फाइल किया जा सकता है। इसीलिए इसको लेटर पिटीशन भी कहते हैं, पत्र याचिका भी कहते हैं। तो एक तो यहां पर यह भी देखा गया है। तीसरा, यहां पर यह भी देखा गया है कि जुडिशरी द्वारा सुमोटो के आधार पर, न्यायपालिका द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर, न्यूज़पेपर की कटिंग से वह स्वतः संज्ञान के आधार पर पीआईएल की सुनवाई की जा सकती। कि कोई पीआईएल वो खुद सुनना शुरू कर दे, कोई आया नहीं उनके पास, उन्होंने समाचार देखा, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट ग्रुप राइट है, इसको हम खुद ही सुनते हैं, तो यहां पर पीआईएल पर सुनवाई कर सकते हैं। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगहों पर दायर किया जा सकता है। अब पीआईएल का जो फेवर, पीआईएल के फेवर में के सकारात्मक पक्ष क्या है, पॉजिटिव जो हैं यहां पर आर्गुमेंट क्या है। तो अगर यहां पर पॉजिटिव जो है पॉइंट्स हम देखें, तो पहला हम जानते हैं कि पीआईएल ने जो सबसे बड़ा काम किया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का विकेंद्रीकरण यहां पर इसने किया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस यहां पर किया है और इसने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा रोल अपनाया है, सामाजिक रूपांतरण इसने कर दिया है। पीआईएल की वजह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वंचित जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, वीकर क्लासेस हैं, अब उनकी आवाज न्यायपालिका सुन रही है, वो आसानी से जुडिशियल सिस्टम से जुड़ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। तो डिप्राइव्ड और वीकर सेक्शन जो है, वंचित तथा कमजोर वर्गों को पीआईएल ने न्यायिक प्रणाली से जोड़ दिया है, जुडिशियल सिस्टम से वह कनेक्ट कर दिया है, अटैच कर दिया है। तो कमजोर वर्गों को न्यायिक प्रणाली से जुड़ाव
यहां पर जो है हुआ है। जो वो अभी तक डिसकनेक्टेड थे अब वो जुडिशियल सिस्टम से कनेक्टेड हैं, यहां पर जो है ये इसने किया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देंगे हम। एशियाट वर्कर्स केस में बॉन्डेड लेबर का मुद्दा आया और वहां पर जो है बॉन्डेड लेबर को राइट्स यहां पर दिलाए गए। तो बलात् श्रम जो है, फोर्स्ड लेबर को जो है यहां पर उन्होंने यहां पर देखा को मानवीय गरिमा के विरुद्ध, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट माना। तो ये जो बॉन्डेड लेबर थे इनकी आवाज किसने उठाया? इनकी आवाज जुडिशरी ने। या विशाखा केस में हम देखें, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी एक पीआईएल था और इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया गया कि वर्किंग प्लेस पर जो विमेन काम कर रही हैं उनके साथ जो सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, कैसे उन्हें प्रोटेक्शन मिले। महिलाएं घर के बाहर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो सोसाइटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। चार दीवारी में कैद महिलाएं रहेंगी, बाहर वहां पर उन्हें कहने के लिए मौका होगा संविधान से, कानून से, लेकिन असुरक्षा के माहौल में वो खुद ही बाहर नहीं निकलेंगी। इसलिए जुडिशरी ने कहा कि अगर हमें संविधान को वास्तविक रूप में लागू करना है तो वो दिखना चाहिए, वह केवल वहां पर जो है वो चीजें केवल ऊपर ऊपर सुपरफिशियल रूप में प्रोविजन नहीं होने चाहिए, वो इंप्लीमेंट होते हुए दिखना चाहिए। तो न्याय यहां पर जो है केवल होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए, तब तो उसका कोई मतलब निकलकर आता है। तो यहां पर जो है इस केस में जो है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन हिंसा के विरुद्ध, सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने की बात की गई। यौन हिंसा के विरुद्ध संरक्षण देने का निर्देश दिया गया, यहां पर यह देखा गया। इसी तरीके से नालसा केस आया था 2013 में और नालसा केस के पहले तक ट्रांसजेंडर की कोई बात नहीं कही जाती थी, लेकिन पहली बार जुडिशरी ने पीआईएल के चलते ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि पीआईएल जो है वह कितना इंपॉर्टेंट है कि इसने वीकर सेक्शन की वॉइस को वह हमारे मेन स्ट्रीम जुडिशियल सिस्टम के साथ क्लब कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा यहां पर इसका रोल है। दूसरा, पीआईएल ने कंसेप्ट ऑफ राइट का जो है एक्सपेंशन कर दिया, राइट को इतना एक्सपेंड कर दिया है कि अब एक हम ऐसे डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहां हम गर्व से कह सकते हैं कि शायद दुनिया में इतने राइट्स जो हैं वह किसी और सिटीजन को, कंट्री के सिटीजन को मिले हो। तो यहां अधिकारों की धारणा को व्यापक, कंप्रिहेंसिव बनाया। किसने? पीआईएल ने। अधिकारों की धारणा को व्यापक मतलब क्या था? इसने अधिकारों को कैसे व्यापक बना दिया? इसका एक रीजन था कि पीआईएल ने जो है वह पीआईएल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वह फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन वह नए अर्थों में किया। तो यहां पर जो है वह इन्होंने पीआईएल के माध्यम से जो है अधिकारों की व्याख्या आज के अर्थों में कर दी, कि व्याख्या वर्तमान के अनुरूप, वहां पर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप की। जैसे यहां पर देखा गया कि उन्नी कृष्णन केस आया, ये एक पीआईएल था। उन्नी कृष्णन केस में बोला गया कि शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन, इट इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा होना चाहिए। एमसी मेहता केस जिसमें कहा गया क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी अधिकार हो सकता है, ये पहले हमें नहीं लगता था, लेकिन एमसी मेहता वाद में कहा गया पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए। काम जो हैं वो पीआईएल के माध्यम से लाए गए। तीसरा, गुड गवर्नेंस और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन,
सुशासन और मानवाधिकारों का संरक्षण भी पीआईएल ने किया है। अलग अलग पीआईएल जो हैं वो दायर किए गए। कहा गया कि अधिकार जो लोगों के हैं, ग्रुप्स राइट, पब्लिक राइट, वो तब तक सिक्योर नहीं है जब तक कि हमारा सिस्टम जो है बेहतर नहीं, हमारा गवर्नेंस जो है अगर मॉडल सही नहीं रहेगा तो लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। पुलिस अगर अकाउंटेबल ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं वो इफिशिएंट ना हो, तो फिर राइट कहां पे मिलेगा। इसीलिए यहां पर देखिए कि ये पीआईएल के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट केसेस आए। इनमें एक चर्चित केस था विनीत नारायण केस। अभी आप में कुछ लोगों ने स्कैम देखा होगा, वेब सीरीज, जिसमें हर्षद मेहता के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है। ये वही मामला था, इसे हवाला केस भी कहते हैं, कि अचानक एक जो है बड़ा स्कैम किया गया और जिसके जरिए जो है वह शेयर मार्केट का जो कमजोरी था उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई। तो विनीत नारायण केस में कहा गया कि सीबीआई जो है उसमें लगाई गई, लेकिन बड़े बड़े लोगों के फेवर सीबीआई करते हुए हमेशा देखी जाती थी। तो सीबीआई को यहां पर बोला गया था कि अधिकार संपन्न बनाया जाए, यानी सीबीआई को पावरफुल बनाने का एक डायरेक्शन यहां पर उस केस में उस वक्त तक बोल दिया गया था। और सीवीसी जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, वो तब तक प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ, केंद्र सरकार के पास अधिकार रहता था। कहा गया कि इसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया जाए, यानी स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया जाए, सीवीसी को सांविधिक दर्जा दिया जाए, ये विनीत नारायण केस में बोला गया था। इसी तरीके से प्रकाश सिंह, डीजीपी जो थे प्रकाश सिंह केस में तो काफी जबरदस्त महत्वपूर्ण डायरेक्शन यहां पर दिए गए थे। पुलिस रिफॉर्म के लिए ये 7 गाइडलाइंस आज भी रटे हुए होने चाहिए जो भी स्टूडेंट पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो पुलिस सुधार के लिए 7 गाइडलाइंस जो हैं, 7 जो है वह मार्गदर्शक जो है सिद्धांत, 7 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए। तो यहां पर जो है पीआईएल के माध्यम से ये सब हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करती रहती हैं। एसआईटी का गठन किया गया, बहुत से काम यहां पर किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पीआईएल का क्रिटिसिज्म कम नहीं है, पीआईएल की आलोचना भी बहुत होती है। पीआईएल की आलोचना, क्रिटिसिज्म क्यों होती है? माना जाता है कि पीआईएल के जरिए एक जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसने अपने आप को सावरिन बनाना शुरू कर दिया, पावरफुल बनाना शुरू कर दिया है। तो पहली प्रॉब्लम है कि जुडिशियल गवर्नमेंट तो नहीं बन रही है, न्यायपालिका, यानी गवर्नमेंट का मतलब तो है एग्जीक्यूटिव सरकार, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, लेकिन जुडिशरी खुद जो है न्यायिक सरकार बनती जा रही है। यानी हम बताएंगे कि वहां कानून कैसा होना चाहिए, अधिकार कैसा होना चाहिए, कौन सी समिति बनेगी, कौन नहीं बनेगी, ये सब काम यह केंद्र का है, सरकारों का है, राज्यों का है। न्यायपालिका का काम यहां पर यह सब नहीं है, न्यायपालिका का काम निर्णय देना है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इससे न्यायिक सरकार की धारणा आई है और न्यायपालिका जो है वह दूसरे अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफेरेंस बढ़ा दी है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप जो है, इंटरफेरेंस, वह विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। वह लेजिस्लेचर का काम कर रही है, वह एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, कार्यपालिका के क्षेत्रों में देखी जा रही है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि यह जुडिशियल गवर्नमेंट या थर्ड हाउस, पार्लियामेंट के 2 ही हाउस हैं, लेकिन थर्ड हाउस के रूप में वह जुडिशरी जो है काम करने लगी है। वह जुडिशियल गवर्नमेंट और थर्ड हाउस के रूप में उसने लेजिस्लेचर का भी रोल ले लिया है और उसने एग्जीक्यूटिव का रोल ले लिया है। ये जो है यहां पर गलत तरीका है। जैसे कई ऐसे मामले हैं, अब जैसे इन्होंने गंगा नदी को जीवित प्राणी दे दिया। अब ये काम जो है, गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा, ये काम जो है इनका नहीं था। ये काम किसका था? ये पार्लियामेंट का काम था। नेशनल एंथम, SC/ST अभी एक्ट जो था, अधिनियम में इन्होंने अपने मन से संशोधन कर दिया। अब सवाल ये है कि ये काम किसका होना चाहिए? ये सब काम पार्लियामेंट का होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये कर रहे हैं। तो एक तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम है, यह
पीआईएल नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, या पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन है, या पॉपुलैरिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यानी लोकप्रियता प्राप्ति का बस केवल जरिया हो गया है। जॉली एलएलबी आपने मूवी देखी होगी जिन लोगों ने, तो वहां देखिए अरशद वारसी का क्या था कि एक पीआईएल मिल जाए और रातों रात जिंदगी क्या है, बदल जाए। तो लोकप्रियता जो है प्राप्ति का साधन है, यानी ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, ये प्राइवेट इंटरेस्ट है। तो यहां लोकप्रियता का साधन है, निजी स्वार्थ यहां पर ज्यादा जो है, प्राइवेट इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस हो रहा है। और कई बार पीआईएल ब्लैकमेलिंग का वजह बन रहा है। जैसे आप कल को अधिकारी बनेंगे और कोई एडवोकेट आपसे कहे कि हमको मालूम है साहब वो जो नदी के किनारे जो है इलीगल माइनिंग हो रही है, कहिए तो एक पीआईएल कर दें, तो इसके जरिए वो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश वहां पर करता है। तो ब्लैकमेलिंग भी कई बार यहां पर जो है इसकी वजह से होती है। तीसरा, यहां पर जो है पीआईएल के कारण न्यायपालिका पर बर्डन भी बढ़ रहा है। पीआईएल के कारण जुडिशरी का जो बर्डन है वह न्यायपालिका इतने मामले उठा रही, इतने न्याय मामले उठा रही हैं, तो न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में जो है न्यायपालिका में पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हो गए। केसेस तो आपने रिसीव कर लिया, पहले ही केसेस थे और अब पीआईएल के रूप में और केसेस लेते जा रहे हैं, तो लंबित मामलों में वृद्धि हो रही है। तो अब सवाल यह है कि आप टाइम पर जब जस्टिस दे ही नहीं पा रहे हैं, तो मामले चाहे जितने एंटरटेन कीजिए, आपका क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगा। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो इसके निर्णय होते हैं व्यवहारिक, पीआईएल के तहत जो है वह के निर्णय व्यवहारिक भी कम है, के निर्णय जो हैं वह व्यवहारिक भी कम है। व्यवहारिक भी कम, यहां पर बहुत से ऐसे निर्णय आए जो पीआईएल के तहत, जैसे राष्ट्रगान पे नेशनल एंथम पे बोला गया सब लोग खड़े हो जाओ। राष्ट्रगान पर जो है वह स्टैंड करने वाला जो निर्णय था, ये अपने आप में जो है बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा निर्णय था। यहाँ पर ये सब काम पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद पीआईएल ने जो है वह भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस में, वीकर सेक्शन की वॉइस बनने में बहुत बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया हुआ है। हाँ, जरूरत इस बात की है कि नॉन सीरियस इश्यूज को इंटरटेन न किया जाए पीआईएल के जरिए, और यहां पर जो है इफेक्टिवली जो है टाइम बाउंड मैनर में ये काम करें। क्लियर है यहां तक? कल अभी कई और क्वेश्चन बचे हुए हैं जुडिशरी के, पहले वो देखेंगे, प्रूव करेंगे। और यहाँ पर नोट्स जो है वो आगे का मिल चुका होगा जिन जिन लोगों को, तो वो अपना नोट्स के हिसाब से वहाँ पर देखते रहें। और दूसरा जो है इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे, थोड़ी बहुत क्या प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश में किसी भी एक लैंग्वेज में लिखने, दोनों लैंग्वेज लिखने में क्लास लंबी भी जाएगी और क्लास लंबी जा भी रही है। इसके बावजूद हमें जो है वहाँ पर भागाते हुए भी नहीं पढ़ाना है, ऐसा भी नहीं करना है कि केवल स्किप करते हुए चलें। तो इसलिए थोड़ा आराम इत्मीनान से भी पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास नोट्स तो है ही, और ये पॉइंट्स अपने लैंग्वेज में वहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए। जिसको ना समझ में आए आप वहाँ पर मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, अपने अपने पॉइंट्स वहाँ पर अपने अपने लैंग्वेज में ये बना लीजिए। पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, बाकी तो लैंग्वेज आप आराम से वहाँ पर बना सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं रहे। और लैंग्वेज आपको बनाना ही, अल्टीमेटली लैंग्वेज आपको ही बनाना है एग्जाम हॉल में। वो यहाँ पर नोट्स के रटे हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो काम आने वाले नहीं है। जो लोग आप में से मेंस दे रहे होंगे इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि लास्ट मोमेंट में जो है पॉइंट्स दिमाग में रहते हैं, लैंग्वेज दिमाग में नहीं रहता है। लैंग्वेज उन्हीं लोगों का वहाँ पर बन पाता है जो लगातार प्रैक्टिस करते रहते। तो कोशिश कीजिए लगातार आंसर राइटिंग का, खूब ढेर सारा क्वेश्चन लिखिए, पुराने साल के, आईएएस के, पीसीएस के, हर जगह के क्वेश्चन वहाँ पर जितना आप लिख सकें उनको आप प्रैक्टिस वहां पर कीजिए, तो धीरे धीरे वो इंप्रूव होगा। तो इसके आगे कल मिलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू।